हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी प्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आपकी डेली क्लासें हो रही हैं एकदम धुआंधार तरीके से, और इसमें हम कवर कर रहे हैं सीटेट मतलब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आपकी जो 2021 के फॉर्म निकले हुए थे और आपके लगभग 2022 जनवरी तक पेपर ये चले हुए थे। तो इसके पहले हमने काफ़ी सारे 2-3 पेपर करवा दिए हैं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमें 5 जनवरी 2022 वाला ये जो आपका 5 जनवरी को पेपर हुआ था, 5 जनवरी 2022 को हुआ था, ये वाला पेपर आपके सामने हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से सभी लोग आ जाइए। और सब्जेक्ट क्या है आपका? बाल विकास, ठीक है, क्योंकि बाल विकास में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने इस सब्जेक्ट को ही मेन फोकस रखा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जिसको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में पढ़ना चाहता है, उसको भी यहाँ समझ में आ जाएगा। तो कथन दिया है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दूसरा दे रहा है कारण बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। बताइए क्या होगा आंसर? डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं इसके, ठीक है। इसका जो है ना, ये दोनों ही गलत हैं। देखिए, इसमें दे रहा है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उसके आनुवंशिक बनावट को, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो एनवायरनमेंट होता है उसका भी भागीदार होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल गलत। केवल एनवायरनमेंट या फिर केवल आपका जेनेटिक ही नहीं होता है, इन दोनों की अंतःक्रिया से ही बालक का विकास होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो दोनों गलत हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? क्या पूछा है? सूक्ष्म कौशल के उपयोग का उदाहरण। अब ऑप्शन आपके सामने आते हैं, चलिए ऑप्शन दिए हैं। सूक्ष्म कौशल का उदाहरण कौन सा है? दौड़ना, चलना, घसीटकर चलना, कूदना। बताइए सूक्ष्म कौशल। सबसे पहली बात, आंसर की बात कर लेते हैं पहले। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है घसीटकर लिखना, ठीक है। तो अब क्या होता है ये सूक्ष्म कौशल, इसको समझिए। चलिए अब देखिएगा। तो क्या दे रहा है कि सूक्ष्म कौशल से तात्पर्य है बच्चे के हाथ, कलाई, उंगलियों और पैर से जुड़ी छोटी छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना। मतलब छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके काम करना ही सूक्ष्म कौशल होता है, ठीक है। सूक्ष्म कौशल में बच्चों की आंखों और उनके हाथों, उंगलियों, पैरों आदि के बीच तालमेल विकसित होता है, जैसे बागवानी, बटन लगाना और खाना, घसीट कर लिखना, ये सब चीज़ें, ठीक है। जबकि दौड़ना, चलना, कूदना, ये सब जो चीज़ें हैं ना, स्थूल कौशल है। स्थूल कौशल में बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। दौड़ना, जिसमें केवल पैरों का ही यूज होता है, ठीक है। चलना, पैरों का यूज। कूदना, एकदम पैरों का यूज, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? बताइए, पूछा जा रहा है मध्य बाल्यावस्था में कौन सा बच्चा होगा। पहला दिया है एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। दूसरा दे रहा है कि एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर रहा है। और तीसरा दे रहा है एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। ऑप्शन डी दे रहा है एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। बताइए, मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है। आंसर की बात की जाएगी तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर रहा है, ये है आपके मध्य बाल्यावस्था, ठीक है। कौन सी बाल्यावस्था है ये? मध्य बाल्यावस्था की अवस्था है ये, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइए, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। बताइए, फिल्मों और विज्ञापनों में से क्या होगा आंसर?
देखिए आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले में जो आएगा समाजीकरण की मीडिया संस्था, ठीक है, मतलब समाजीकरण की मीडिया और संस्था के रूप में क्या होता है आपका ये द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो विज्ञापन कौन जारी करता है, मीडिया करता है। और ये कौन सी संस्था है, हमने आपको बताया था द्वितीयक संस्था है, ठीक है। प्राइमरी कौन सी होती है, आपके परिवार हो गए, पास पड़ोस हो गए, है ना, ये सब होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है, बताइए। अमूर्त सोच की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता, बताइए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। देखिए आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। एक शिक्षक का क्या होना जरूरी है, बताइए। हाँ आंसर होगा बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन ए, ये मोबाइल होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, गतिशील और लचीला। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। लियो वाइगोत्स्की के विचार में बताइए क्या होगा। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। क्या होगा, लियो वाइगोत्स्की के विचार में क्या है। देखिए आंसर जो होगा ना आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है लियो वाइगोत्स्की, चलिए पूछा जा रहा है लियो वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं, बताइए। सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन, पुरस्कार। क्या होगा आंसर। हाँ आपको सभी को पता है ना कि इन्होंने जो है सहयोग की भावना दी है, सहभागिता की भावना दी है, तो बस वही चीज है। ये है आपका सांस्कृतिक उपकरण। दूसरा हो जाएगा आपका सोशल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन, सॉरी, ठीक है, सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक उपकरण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए। उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। पुरस्कार और दंड पर निर्भर है। शिक्षक और छात्रों द्वारा सहनिर्मित है। पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा पूछी गई है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देखिए, जहाँ पर बिल्कुल से साथ साथ काम की बात हो रही हो तो बस वही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे जो हैं वो दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या होगा आंसर, बताएंगे। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। बताइए, बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा कर रहे हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बताइए। हाँ, आंसर की बात की जाएगी, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। जब वो डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं सजा की बात हो रही है, तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का प्रयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। बताइए, सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से, बताइए क्या होगा। भाषाई, प्रकृतिवादी, स्थानिक, अंतः व्यक्ति। बताइए, धारा प्रवाह और लचीला ढंग बोल दिया है उसने, हिंट दे दी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका भाषाई बुद्धि है।
ठीक है, जब वो भाषा का प्रयोग कर रहा है तो भाषा ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। कुल मिलाकर पूछा है कि नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है हमें कि कक्षा में जो व्यक्तिगत मतभेद हैं उनको पूरा करने के लिए कौन सी प्रभावी नहीं है। तो आप ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, बताएंगे सभी। चलिए, ये है ऑप्शन। पूछा जा रहा है अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार का विचार, मतभेदों को पहचानें और सम्मान करें, विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, छात्रों में कमियों को पहचानें और उसे ठीक करें। बताइए इसमें नेगेटिविटी कहाँ दिख रही है। बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, आंसर डी हो जाएगा। ये है छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है। बताइए, आप लोग अभी तक 3 से 4 प्रैक्टिस मतलब कि ये जो आपके पेपर हैं सॉल्व कर चुके हैं और हर पेपर में आपको ये जेंडर गैप वाला क्वेश्चन मिला ही होगा। बताइए इसका क्या होगा आंसर। जेंडर रिलेवेंस हो जाएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, जेंडर स्टेरियोटाइप हो जाएगा, जेंडर इक्वलिटी हो जाएगा। बताइए क्या बोल रहा है। तो मतलब उसके लिए बिल्कुल से फिक्स कर दी गई है कि लड़की है तो ये लड़की ही करेगी। तो फिक्स के लिए क्या होता है, रूढ़ी मतलब फिक्स होता है। ठीक है, जेंडर स्टेरियोटाइप इसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। बताना है, शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। आगे, सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करें और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दें। तुलना तो बिल्कुल नहीं करनी है, ये कट ही जाएगा। बताइए क्या होगा। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन में क्या होगा आंसर। आंसर जो है ना आपका ऑप्शन, एक सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए ये इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए आप लोग। दे रहा है सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे। मतलब डेली उसका आकलन करे, ये इसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि शिक्षक छात्रों की कमजोरी को समझ सकेगा और छात्रों की रुचि और योग्यता का पता लगाकर उसके अनुरूप कार्य कर सकेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे है, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। बताइए, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। फिर दे रहा है, बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। बताइए ऐसा क्या पूछे हम क्वेश्चन बच्चों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकें, बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें। बताइए क्या होगा आंसर। बहुत सिंपल है, आंसर डी ही हो जाएगा। जब हम ये क्वेश्चन बच्चों से पूछ देंगे तो वो सबसे ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर डालेंगे और सोचेंगे कि बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, कैसे सिद्ध करें, क्या किया जाए। तो सबसे ज़्यादा थिंकिंग यहीं पर होगी। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। बताइए, अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार, छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। बताइए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। स्कूल जो है वो छात्र की जरूरतों के अनुसार संयोजन करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वो छात्र जिन्हें डैश हैं
उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। पाठ पढ़ने और अंशों को समझने में, बताइए जल्दी से, फटाफट से। सभी बताएंगे। बहुत सिंपल है, बिल्कुल उसने बोल दिया है पाठ पढ़ने, पढ़ने दे दिया तो मतलब डिसलेक्सिया हो जाएगा, पठन संबंधी विकार हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे है सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताइए, समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए, वंचित समूह, ठीक है, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। आगे, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। यूज स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। क्या होगा आंसर आपका? बिल्कुल आंसर, अरे चलिए, आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए होना चाहिए। देखिए, जो बच्चा सुविधाहीन महसूस कर रहा है, वंचित बालक है, उसको अपनेपन की भावना दिखानी चाहिए जिससे कि वो भी हमारे साथ घुल मिल सके। ठीक है, अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं जिससे कि वो कुछ गलत महसूस ना करें। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। सामग्री का प्रस्तुतिकरण के लिए, संचार और अभिव्यक्ति, सूचना के दृष्टिकोण, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, आंसर पता चल ही गया होगा। आंसर जो है ना वही हो जाएगा आपका रूढ़िवादिता। ठीक है, चलिए आगे दे रहा है दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। क्या होगा आंसर? फटाफट से करेंगे सभी। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है अनिवार्य विशेष शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, बच्चे किस तरह सीखते हैं। बताइए, पढ़कर, देखकर, सुनकर, क्रिया करके। कैसे सीखते हैं? ये तो बहुत सिंपल है। बिल्कुल सही है, ये बच्चे सब कुछ करके सीखते हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, सुनकर भी और देखकर भी। चलिए आगे, कथन और कारण वाला दिया है, इसका डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। कारण दे रहा है, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। चलिए आंसर देखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए, जिससे अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, मतलब ये दोनों ही सही हैं और ए और आर दोनों इसकी व्याख्या कर रहे हैं एक दूसरे की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। पूछा जा रहा है, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हो, अस्पष्ट, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, अत्यंत जटिल, अर्थहीन। बताइए, उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। अब बढ़ावा देना है तो अच्छी चीज़ों को ही बढ़ावा दिया जाएगा। बताइए, क्या अर्थहीन, अस्पष्ट, अत्यंत जटिल इनको बढ़ावा दिया जाएगा? नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा कल्चरली एप्रोप्रिएट। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सांस्कृतिक रूप से जो उपयुक्त है इनको बढ़ावा दिया जाएगा। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो किसी चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। निराशा को, ऐसा तो नहीं होगा। अभिसारी उत्तर को, ऐसा भी नहीं होगा। रटने को, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो मतलब कई दिशाओं में सोच सकती है। ठीक है, आगे बताइए, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक क्या है? यांत्रिक गतिविधि है,
व्यवहारवादी गतिविधि है, निष्क्रिय है, सामाजिक। सीखना सामाजिक गतिविधि है, व्यवहारवादी है या फिर निष्क्रिय यांत्रिक क्या है? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल से। तो ये तो समझ में आ गया होगा, सीखना क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, सामाजिक गतिविधि होती है। ठीक है, सीख कहाँ रहे हैं आप, समाज के बीच में सीख रहे हैं, तो बस आपको इतने से गाइड लगा लेना है कि सामाजिक गतिविधि हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से कथन कारण का है, इसका डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे। ठीक है, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती हैं। बिल्कुल दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है, निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा करना, प्रचारित करना। डायरेक्ट इसको देखिए, क्रिएट, आइडेंटिफाई, इग्नोर, प्रमोट। क्या होगा, छात्रों के बीच जो भ्रांतियां हैं, बताइए। आंसर होगा आपका क्या, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनको हमें पहचानना चाहिए। ठीक है, जो भ्रांतियां हैं उनको पहचानना चाहिए, फिर उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। छात्रों में भय का भाव, बताइए। छात्रों में भय का भाव अधिगम में काफी सुधार करता है, अधिगम के लिए हानिकारक है, अधिगम के लिए आवश्यक है, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। भय जो है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब छोटा बच्चा भी बता देगा, ये सीखने के लिए हानिकारक है। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करता है? योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह, सत्ता की चाह। बताइए, महारत हासिल करने के लिए क्या प्रेरित करेगा आपको? यही है आपकी योग्यता की चाह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना है। नेक्स्ट है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना, संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना। बताइए, सुसाध्य करना है अपने अधिगम को। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना। ठीक है, चलिए, तो आपके 30 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ये जो आपका आज का पेपर था, ये हमने आपको पूरा सॉल्व करवा दिया है। उम्मीद है आपके कितने नंबर आए हैं, अच्छे आए होंगे। आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर तक सही हो रहे हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट बना दी है हमने, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सभी आप एक ही जगह देख सकते हैं, एक ही प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए ऑफ करते हैं।